गिरीश भैया के कमेंट सेक्शन में आपको लोग इतना कुछ बोलते हैं, पहला वाला घर अगर आरती के नाम करे तो गोल्ड की जो चैन रिटायरमेंट पे गिफ्ट की थी वो तुमने खुद के पैसों से खरीदी, वो खुद के साथ साथ उस बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद। फेक आईडी बनाते हैं, फिर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, नहीं पी के आप गिरते पड़ रहे हो, आप उल्टियां मारते फिर रहे हो। यहाँ मैंने खुद को खत्म करने तक की कोशिश की, हमें उल्टा सीधा बोलते हुए, गाली गलौज करते हुए शर्म नहीं आती। उनके ससुराल में जाकर तक मैं उनके हक के लिए लड़के आई हूँ। तन मन धन सब इस रिश्ते पे, इस परिवार पे न्यौछावर करने के बावजूद आज मुझे ये चीजें झेलनी पड़ रही हैं। राधे राधे यूट्यूब फैमिली, पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, ठीक ही हूँ। तबीयत ऐसे थोड़ी खराब सी चल रही है पिछले कुछ समय से। और कल योगा डे था, कुछ ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। सुबह शाम बहुत बढ़िया कल योगा किया, तो हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, पता लग रहा है कि कुछ किया है जीवन में। आज आपके सामने आपके सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से आपको वेट था इस वीडियो का कि किस दिन आपके सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी, तो आज फाइनली वो दिन है। और मेरे हाथ में है मेरा फ़ोन, जिसमें कि आपके इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं। टोटल 217 कमेंट्स आए हैं, जो अभी तक जितने भी मैंने Q&A किए हैं ना, किसी पे भी इतने कमेंट नहीं आए कभी भी। ये मानो मैंने ये वीडियो आज दोपहर को बनानी थी, लेकिन मैं कमेंट पढ़ते पढ़ते मेरे दोपहर निकल गई और कमेंट नहीं किए हुए भैया इतने बड़े बड़े पैराग्राफ छापे हुए हैं सबने, और क्वेश्चंस कम है, सलाह ज़्यादा दी गई है। और यकीन मानना 217 के 217 कमेंट मैंने खुद से पढ़े हैं पर्सनली, और कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों को कवर कर पाऊँ। तो ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए चलिए बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। अक्षय तिवारी जी की तरफ से, राधे राधे सभी को। आरती आंटी जी को अपनी मम्मी की याद नहीं आती, आंटी को भी अपने मायके जाना चाहिए, फैमिली ट्रिप करो और वृंदावन जाओ अंकल जी के साथ, क्या पता महाराज जी के दर्शन हो जाए। लव फ्रॉम कनाडा। तो राधे राधे। सबसे पहले आपको, हर बेटी को अपनी माँ की याद आती है, तो ऑब्वियसली मम्मी को भी आती ही होगी। बाकी उन्होंने कभी ऐसी कोई भावना व्यक्त सामने की नहीं तो मम्मी के बोलने की देर है और मेरे करने की देर है, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। मम्मी के मुंह से कोई बात निकले तो तुरंत ही हम लोग पूरी करने के लिए बैठे हैं सबके सब। बस मम्मी बोले, हुक्म करें कि ये करना है, जब उनका मन होगा वो बोलेंगे, हम जरूर जाएंगे। और इसके अलावा अभी छोटी मामी मामा जागरण में लास्ट आई थे, वो आपने देखा ही था। फैमिली ट्रिप करो, वृंदावन जाने का मन बहुत है। और पापा जी पर्सनली आप सबको पता है सुबह से शाम तक प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग सुनते रहते हैं, उनको बहुत लगाव है, उनके मन की इच्छा है ये तीव्र वाली कि मुझे दर्शन करने हैं। तो अभी मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है गर्मी का बहुत ज्यादा, थोड़ा मौसम सही हो जाए उसके बाद जल्द ही प्लान करेंगे। ये चीज लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो बहुत जल्द आपको ये चीज भी दिखाई देगी कि हम वृंदावन जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। नीत कौर जी पूछ रही हैं, हेलो दीदी, मैंने ये पूछना था कि जब आपके किडनी में स्टोन था तब आपने कोई मेडिसिन भी ली थी या सोडा पीने से ही किडनी स्टोन निकल गया था? सिर्फ सोडा पीने से उस समय मेरा किडनी स्टोन निकल गया था। अभी लास्ट जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था ये पता करने के लिए कि जो पित्ते की पथरी है वो कितने mm की है, तो उस समय पे पता लगा था कि किडनी में भी स्टोन है। अब जो पित्ते की पथरी थी वो तो ऑपरेशन आपके सामने हो चुका है, पित्ता निकल चुका है, लेकिन अब जो किडनी स्टोन है उसके लिए मैं सोडा पी रही हूँ रिसेंट एक बार फिर से। अब ये जो मैं लास्ट 2 बोतल्स आपके सामने खरीद के लेकर आई थी उस राशन की दुकान से सोडे की, अब ये पी लूँ, उसके बाद फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी दोबारा से, फिर पता लगेगा कि स्टोन निकल चुका है या अभी भी है तो कितने mm का है। वो जानकारी आने वाले टाइम में आपके साथ ब्लॉग्स में शेयर करूंगी। राजेश राणा जी कमेंट कर रहे हैं, हेलो आरती जी, नो डाउट छोटी बहन की फैमिली बहुत अच्छी है जी, और थोड़ा बहुत सभी जगह चलता है, आप हमेशा खुश रहें जी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये है कि सचमुच आप अपना ढाबा सिस्टम सर्विस या ढाबा खोलना चाहते हो क्या? अगर खोलोगे तो उस ढाबे का नाम माँ अन्नपूर्णा रखना जी। आपकी बड़ी बहन सारिका। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड सजेशन ऑल्सो। अभी फिलहाल बस ये है कि खाना अच्छा बनाती हूँ, तो घर वाले बोल रहे हैं कि इस बारे में सोचो कि हम खुद का ढाबा खोले। पापा कैश काउंटर पे बैठ जाएंगे, अब उनका भी रिटायरमेंट का हो चुका है, तो सोचो। अभी सिर्फ मतलब बातों में बात चल रही है, आगे अगर इम्प्लीमेंट होगा इस बात पे तो वो भी आपको दिखाई देगा व्लॉग्स में, लेकिन फिलहाल सिर्फ बात ही है ये। बाकी जब अगर बात साकार होगी तो वो एक अलग बात होगी, जो भी होगा लाइव आपको व्लॉग्स में दिखाई देगा।
मुझे समझ नहीं आ रहा इनके सवाल का जवाब मैं कैसे दूं। मुझे इतनी टेंशन हो गई ये सवाल पढ़ के। ये सवाल देहरादून आईडी है इनकी। आरती जी मेरा बस एक ही सवाल है कि पार्ले जी का 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी। अब मैं क्या बताऊं इनको। देखो ये सवाल आपका बहुत भयंकर है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, सॉरी। वर्तिका आर्या, हेलो दी, मैं वर्तिका नैनीताल से। आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, खास तौर से मायका फैमिली वाले व्लॉग्स, और ससुराल के भी अच्छे लगते हैं। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि जब गिरीश भैया के कमेंट सेक्शन में लोग आपको इतना कुछ बोलते हैं, कमेंट्स तो आप भी पढ़ते हैं, आपको बुरा भी लगता होगा, लेकिन आप कुछ बोलते क्यों नहीं कभी? और गिरीश भैया और आपकी जोड़ी कितनी अच्छी हुआ करती थी कभी, अब वो पहले वाली बात नहीं लगती, लगता है नजर लग गई है। प्यार पहले से ज्यादा जरूर होगा, भाई बहन है, लेकिन बुरा मत मानना प्लीज, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। कहीं सबका कारण जोशी जी तो नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगी जोशी जी कारण है, लेकिन ये कारण है कि अब हमारी शादियां हो गई हैं। ये होता ही है, भाई बहन के रिश्ते में कहीं ना कहीं फर्क आता ही है भाई। शादी के बाद सबका अपना परिवार हो जाता है, अपना घर बार हो जाता है, चीजें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं, तो मन मुटाव होना एक नॉर्मल सी बात है। ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं अपने मायके में हूँ, मम्मी पापा व्लॉग देखते हैं तो उनके साथ बैठ के मैं भी व्लॉग देख लेती हूँ टाइम निकाल के। लेकिन ससुराल जाने के बाद ससुराल में घर के काम इतने हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर व्लॉग शूट करना, फिर व्लॉग एडिट करना, सोने का भी टाइम नहीं मिल पाता, नींद पूरी नहीं हो पाती, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं। कभी होता है कि अगर सासू माँ व्लॉग देख रही हैं और मेरे पास अगर थोड़ा सा भी फ्री टाइम है तो मैं उनको ज्वाइन कर लेती हूँ, व्लॉग देखती हूँ मैं उनके साथ बैठ के। लेकिन अदरवाइज स्पेशल मैं व्लॉग खोल के देखूँ इतना टाइम नहीं हो पाता। और बात रही कमेंट सेक्शन देखने की, तो पहले व्लॉग देखो फिर मोबाइल, क्योंकि फोन में तो दिखते हैं कमेंट्स, टीवी की स्क्रीन पे कमेंट्स नहीं दिखते, वो आप लोग जानते हो जो देखते होगे। तो टीवी की स्क्रीन पे कमेंट्स नहीं दिखाई देते, ना यहाँ दिखाई देते ना वहां दिखाई देते, और जब हम व्लॉग देखते हैं हम टीवी में ही देखते हैं। मोबाइल में इतना टाइम स्पेशल मेरे पास नहीं होता कि मैं खोल के कमेंट्स रीड करूँ कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा। बोलने दो, जिसका जैसी सोच, जिसका जैसा मुंह, जिसकी जैसी परवरिश, जिसके जैसे संस्कार, वो अपने दिखाएगा। और बड़ी बात ये होती है कि इंसान ना, देखो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आज के टाइम पे भरी हुई है लोगों के अंदर, नहीं निकाल पा रहे हैं बाहर, तो उनको कमेंट सेक्शन दिखता है कि यार यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल सकता, कुछ भी लिख दो, कुछ भी बोल दो। सामने वाला व्लॉग बना रहा है तो आपको एक आजादी, आप कुछ भी लिख सकते हो उसके बारे में। और दूसरी चीज ये है कि चाहे आप अच्छा बोलने के लिए चाहे बुरा बोलने के लिए व्लॉग तो देख रहे हो कम से कम टाइम निकाल के, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई, हमारे लिए यही बहुत बड़ी चीज है कि आप व्लॉग देख तो रहे हो कम से कम। तो ठीक है, जिसका जैसा चल रहा है चलने दो। पूरे संसार को आप खुद से खुश नहीं रख पाओगे, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। घर में 4 लोगों को खुश रख पाना मुश्किल हो जाता है, तो पूरा संसार देख रहा है, पता नहीं कौन कौन कहाँ से इस वीडियोस व्लॉग को देख रहा है, सबको खुश रख पाना नहीं है। तो मेरे को खुद को ये है, जितना मैं नेगेटिविटी से दूर रहूं उतना बढ़िया है। मुझे पॉजिटिव लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पॉजिटिव बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बुरे लोगों से, बुरी सोच से दूर रहना है, तो इसलिए मैं कमेंट सेक्शन खुद से भी नहीं देखती और ना मैं देखना चाहती। पूजा अरोड़ा, भाई ने अपने ब्लॉग में बोला था कि मम्मी पापा पटियाला वाला घर अगर आरती के नाम करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और शायद बड़े भाई को भी ना हो, तो क्या आप ये घर एक्सपेक्ट करोगे अगर आपके पापा आपको दें? एक्सेप्ट करोगे लिखना चाह रहे होंगे। तो इस चीज़ के बारे में देखो, ये मम्मी पापा का खुद का पर्सनल डिसीजन है। पापा ने बहुत मेहनत से इस घर को बनाया है। ये घर वो बिट्टू को देना चाहते हैं, बड़े भैया को देना चाहते हैं, छोटे भैया को देना चाहते हैं, जिसको भी देना चाहते हैं, उनका पर्सनल डिसीजन है। हम तीनों में से किसी को भी नहीं देना चाहते, ये भी उनका पर्सनल डिसीजन है। इसमें मैं बोलने वाली कौन होती हूँ या कोई भी बोलने वाला कौन होता है, ये फैसला पापा के हाथ में है। और इसके अलावा अगर वो मुझे दे तो मैं इसको मंजूर करूंगी, तो ये मेरा खुद का ईमान नहीं मानता इस चीज़ के लिए। भोलेनाथ की कृपा से मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं खुद का खर्चा खुद से बहुत अच्छे तरीके से उठा रही हूँ, आगे भी उठा सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ रह रही हूँ मम्मी पापा के साथ तो मैं उनके ऊपर कोई बर्डन हूँ। ये चीज़ तो आप भी अच्छे तरीके से समझ ही रहे होगे ब्लॉग्स देखने से, या जितना भी मुझे आप जान पाए हो ब्लॉग्स के जरिए। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो माँ बाप के ऊपर बोझ बनूँ, मैं उनमें से हूँ जो उनका हाथ सहारा करूँ, मैं उनका हाथ बटाऊँ किसी भी तरीके से, तन मन धन से मैं उनकी सेवा में हूँ हर तरीके से। मैंने कभी भी रिश्तों के बीच में पैसा नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। मुझे रिश्ते ज़्यादा प्यारे हैं पैसों से बढ़कर। और
ये नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब के सिर पे, अगर कल को यूट्यूब भी मैं नहीं बना रही हूँ, ब्लॉग्स नहीं बना रही, मेरा मन नहीं है, तो अपनी जॉब कर सकती हूँ। मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी। पटियाला में बहुत सारी ऑप्शंस है मेरे पास, जहाँ मैं पहले जॉब करती थी वहां दोबारा ज्वाइन कर सकती हूँ, या उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस है। यहाँ पे बहुत अच्छे लिंक है मेरे, मैं कहीं पे भी जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ। चंडीगढ़ चले जाऊँ तो और भी ज्यादा ऑप्शंस है। फॉरेन जा सकती हूँ मैं, पासपोर्ट है मेरे पास, सब चीजें हैं मेरे पास, और जाने लायक है, सब कुछ हो जाएगा। जो मैं करना चाहूँ मैं जीवन में अचीव कर सकती हूँ। तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ किसी चीज के लिए, ये सोच ही मुझे नहीं सही लगती। भगवान ने इतने लायक बनाया है, खुद के लायक हूँ, और जितनी मम्मी पापा की सेवा मुझसे बन पड़ती है मैं उतनी करती हूँ। और मुझे किसी से भी, मम्मी पापा से नहीं, मुझे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई मेरे लिए कुछ करे, क्योंकि सबकी अपनी गृहस्थी है, सबका अपना खर्चा है, सब चीजें हैं। बस एक चीज होती है कि इमोशनली अटैचमेंट, जहाँ पे जरूरत है इमोशनली मुझे, वहां पे मेरे साथ हो तो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इससे ज्यादा। मैं सिर्फ प्यार की भूखी हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। और अगर 1% ऐसा कुछ होता भी है कि मुझे पटियाला में ही सेटल होना है, तो मैं खुद का घर लूंगी। गाजियाबाद वाले घर से मुझे अटैचमेंट इसीलिए है क्योंकि मेरे पापा ने ये चीज ना बड़े प्राउड से बोली थी। हम सब भाई बहनों के बीच में, परिवार एक दिन पूरा इकट्ठा था, तो पापा ने बोला बच्चे मेरे 3 हैं, लेकिन सबसे पहले खुद का घर बिट्टू ने बनाया है। तो वो मेरे लिए बहुत एक प्राउड की मोमेंट थी, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने मम्मी पापा पे बोझ बनूं, कभी भी उनको ऐसा फील हो कि हम कर रहे हैं या हमें करना पड़ रहा है। नहीं, जितना हो सके बस भगवान मुझे इस लायक रखे, मेरे हाथ पैर चलते रहे, मेरी सेहत सही रहे, बस मैं उनकी सेवा में हूँ। और बाकी मुझे कोई मोह माया नहीं किसी भी चीज की, क्या घर, क्या कपड़ा, क्या रुपया, क्या पैसा, पता ही है अंत में सब यही छोड़ जाना है, सब मोह माया है। बस एक ये कि इमोशनली इंसान अटैच हो जाता है इन चीजों के साथ कि मैंने जोड़ा था, मेहनत की कमाई से बनाया, तो एक प्यार हो जाता है चीजों के साथ। वो भी मोह माया का ही एक रूप है। बाकी छोड़ तो सब कुछ ही जाना है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं घर के लालच में हूँ या किसी भी चीज के मैं लालच में यहाँ रह रही हूँ। नहीं, ये परिस्थितियां ऐसी हैं, ये हालात ऐसे हैं, ये किस्मत भोलेनाथ ने ऐसी लिखी कि ये सब चीजें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। अभी पता नहीं आगे और क्या क्या फेस करना बाकी है, क्या पता ये शुरुआत ही हो, या हो सकता है ये अंत हो दुखों का, इसके बाद आगे खुशियां आने वाली हो। तो बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और सब अच्छा ही होगा। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो सब अच्छा ही होगा। फैमिली फन, मैंने पिछली पोस्ट में फर्स्ट टाइम तुमसे कुछ पूछा था, इतना लंबा टाइम लगा के टाइप किया था, तुमने डिलीट कर दी पोस्ट। ये बहुत सारे लोगों को इस चीज का दुख हुआ कि लास्ट मैंने पोस्ट डिलीट कर दी। जिनको भी बुरा लगा हो, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन उसमें ज्यादातर सवाल वही थे जिनके मैं जवाब दे चुकी थी, इसलिए रिपोस्ट किया, अभी जवाब दे ही रही हूँ। तो ये पूछ रहे हैं कि बस इतनी छोटी सी बात का जवाब देना कि तुमने जो चैन गोल्ड की जो चैन रिटायरमेंट पे गिफ्ट की थी, वो तुमने खुद के पैसों से खरीदी थी या हस्बैंड का भी पोर्शन था? एंड वन मोर थिंग, ग्रीश के व्लॉग में अंकल ने ग्रीश से पूछा था कि क्या ये असली चैन है, तो इस बात का जवाब जरूर देना कि अंकल को तुम पे विश्वास नहीं है क्या कि तुम गोल्ड की चैन दे सकती हो। बस इतना जवाब दे देना इस बार। जरूर जी जरूर जवाब देंगे। आपने दोबारा से टाइप किया सवाल तो जवाब देना बनता भी है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो गोल्ड की चैन गिफ्ट की थी वो सिर्फ मैंने की थी, जोशी जी का भी इसमें कुछ हिस्सा था। तो ये चीज तो मैंने व्लॉग में वैसे क्लियर कर ही दी थी आपको, लेकिन पता नहीं क्यों आपको दोबारा पूछने की जरूरत पड़ रही है, तो क्लियर मैं कर देती हूँ। बचपन से ही ये मेरा ख्वाब था कि जब पापा की रिटायरमेंट होगी तो उस समय पे मुझे पापा को गोल्ड की चैन पहनवानी है। उस समय ये भी डिसाइडेड नहीं था, छोटी थी मैं, कि पापा के होने वाले जमाई कौन होंगे, लेकिन इतना था कि पापा के जमाई के हाथ से ही पापा को मैंने गोल्ड की चैन उनके गले में पहनवानी है, ये मेरी दिल की इच्छा थी। तो जब मैंने फर्स्ट अपनी बच्चों को ट्यूशंस पढ़ानी स्टार्ट की थी, 10th क्लास में बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती थी, तब से एक हिस्सा मैं संभाल रही थी हर महीने उस चीज के लिए। तो ये प्लानिंग आज की नहीं थी। आज जो रेट गोल्ड का हो चुका है, मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर पाती इस चीज को, अगर सेविंग्स पहले से ना होती तो तब की सेविंग्स की हुई वो अभी तक मतलब कंप्लीट होके पापा के लिए जो चैन तैयार हुई है, जो पापा को जोशी जी ने पहनाई थी। लेकिन हाँ, इस चीज में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जब मैंने ये इच्छा प्रकट की, जोशी जी मना भी कर सकते थे, वो बोल सकते थे अभी क्योंकि गाजियाबाद वाला घर बनाना है, बहुत सारा काम वहां पे करना है, वो कह सकते थे कि घर में पैसा लगाना है, इतना ही पैसा ये आप यहाँ लगा दोगे तो फिर क्या होगा। लेकिन जोशी जी ने एक बार क्वेश्चन मार्क नहीं किया मेरे सामने कि नहीं ऐसा नहीं करना या ऐसा क्यों करना है। उन्होंने सहयोग दिया इस चीज में मेरा
पर जो अमाउंट थी वो सब मैंने जोड़ रखी थी पहले से ही, क्योंकि इस समय का जो सोने का रेट चल रहा है भाई, लेना बहुत मुश्किल है। तो वो पहले से जोड़ रखा था, इसलिए वो जोड़ा हुआ काम आया। कितनी मुसीबत आई जीवन में, कितनी परेशानी आई, लेकिन वो पैसा मैंने नहीं छेड़ा कभी भी। वो पैसा फिक्स था सिर्फ इस चीज के लिए कि जब रिटायरमेंट होगी तो चैन पहनानी है, तो वो पहनाई। तो उनका नेचर है मखौलिया, मजाक वाला, है ना। वो कुछ भी बोल देते, बोलने से पहले सोचते नहीं है। उनको ये नहीं पता कि व्लॉग बन रहा है और यहाँ पे 100 लोग 100 जजमेंट्स दे देंगे मेरी स्टेटमेंट के ऊपर। भोलेपन में है वो, भोले ना आते मेरे भोले पंछी हैं, उनको इन चीजों से कोई लेन देन नहीं होता। लेकिन इस चीज की गारंटी मैं दे सकती हूँ कि पापा अपने बिट्टू पे कभी डाउट नहीं कर सकते। मुझे इतना भरोसा है मेरे पापा पे कि उनको मेरे पे कभी डाउट नहीं होगा किसी भी चीज को लेके। बिट्टू अपने पापा का नाम हमेशा ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा ही करेगी, डुबाने का तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं है। और किसी भी तरीके से अगर मैं उनकी सेवा कर पाऊं तो मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ। ये चीज मेरे माँ बाप को बहुत अच्छे से पता है। अब बाकी आप लोग उनको उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते, तो आप ये सवाल पूछ रहे हो। अगर जानते तो शायद आप ये सवाल ही ना करते। प्रभा जी पूछ रहे हैं कि आपके लिए शादी के क्या मायने हैं, क्योंकि जितना भी व्लॉग में मैंने देखा है आप खुश नहीं लगते, ज्यादा तो आप मायके में ही रहते हो। नेगेटिव मत लो, बस ये एक क्वेश्चन है, आप सवाल का जवाब देना। तो शादी का मतलब मेरे लिए सिर्फ इतना सा ही है, प्यार, बहुत ज्यादा प्यार, इन्फिनिटी वाला, और लॉयल्टी, केयर, रिस्पेक्ट, बस इतना सा ही, और कुछ नहीं। देखो, एक ईंट सीमेंट लगा दिया है ना तो घर बन गया। घर में अगर प्यार नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, तो वो शादी कभी नहीं चल सकती। अगर आप लॉयल नहीं हो एक दूसरे के प्रति, वो शादी कभी नहीं चल सकती। तो शादी बहुत सिंपल सरल भाषा में सिर्फ प्यार, निस्वार्थ प्यार जिसे बोलते हैं, ये है शादी। और एक दूसरे को बढ़ावा देना, ये नहीं कि अगर कोई उड़ना चाह रहा है तो उसके पंख ही कतर दो तुम, तू नीचे बैठ मैं उड़ूंगा सिर्फ हवा में, या तू नीचे बैठ मैं उड़ूंगी सिर्फ हवा में, वो नहीं होता। एक दूसरे का हाथ पकड़ के आकाश में उड़ना एक दूसरे के साथ। अगर तुम्हें तरक्की मिल रही है तो मुझे खुशी हो, मुझे तरक्की मिल रही है तो तुम्हें खुशी हो, वो होता है प्यार। जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं, गाली गलौज नहीं, वो प्यार नहीं है। प्यार एक अलग ही लेवल की चीज है। जिनको हुआ है वो तो अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है। मैं तो कह रही हूँ, मैं सबको ये बोलती हूँ, अगर मन माने तो शादी करो, अच्छा हमसफर मिले तो शादी करो, ना मिले तो बिल्कुल मत करो। लेकिन ये जो आजकल ये चीजें चल रही है, हम न्यूज में भी 100 चीजें देख रहे हैं, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। शादी होने के बावजूद भी अगर आप नहीं हो खुश रिश्ते में, तो खुशी खुशी एक दूसरे का साथ छोड़ दो, पीछे हट जाओ। जरूरी थोड़ा है कि मार काट करने के बाद ही किसी ने अपनी बेटी खो दी, किसी ने अपना बेटा खो दिया। सिर्फ एक तुम्हारा ही रिश्ता नहीं है उस शख्स के साथ, बाकी बहुत उसके इर्द गिर्द रिश्ते जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपके लिए वो सही ना हो, बाकियों के लिए तो सही है ना। तो शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। निभाया जाए, सही हमसफर मिल जाए, जिंदगी यहीं पे, धरती पे स्वर्ग आपको यहीं दिख जाएगा। और अगर मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा गलत इंसान मिल गया या बहुत ज्यादा गलत इंसान मिल गया, नरक, बिल्कुल नरक। तो शादी एक जुआ है, मैंने पहले भी बोला था। कोई बाजी जीतता है, कोई बाजी हारता है। बहुत बार ऐसा होता है, मम्मी पापा का देखा हुआ अरेंज मैरिज वाला लड़का भी बहुत बिगड़ा हुआ निकलता है। कई बार लव मैरिज वाला लड़का भी इतना अच्छा निकलता है कि सोचा ही नहीं होता। कई बार होता है कि मम्मी पापा अरेंज मैरिज में ऐसी लड़की ऐसे लड़के से शादी करवा देते हैं जो पहुंच से भी बाहर हो। कई बार होता है कि लव मैरिज में भी सुकून नहीं मिल पाता। तलाक के केसेस इतने आ रहे हैं, डिवोर्स के केसेस इतने आ रहे हैं, नहीं रह पा रही दुनिया एक दूसरे के साथ, क्योंकि शादी का असली अर्थ ही कोई समझ नहीं पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे एक पूरा व्लॉग बनाया जा सकता है। लेकिन शादी एक बहुत प्यारा एहसास है, एक बहुत प्यारा रिश्ता है, अगर सही शख्स मिल जाए तो। और अगर ना मिला तो बर्बादी तो तय है ही है। कोमल सिंह जी कह रही हैं कि आप अपना IVF क्यों नहीं करवा लेती, उससे आपके बेबी हो जाएगा। तो इतनी जल्दी क्या है? क्यों चाहिए बेबी? पहले ही दुनिया की आबादी इतनी बड़ी हुई है, क्यों चाहिए बेबी? तो मैं सच बताऊं, आज के टाइम पे मुझे सच में दिल से ऐसा फील होता है ना कि भगवान ने बचा लिया, कहीं ना कहीं भोलेनाथ ने बचा लिया कि बेबी नहीं है। नहीं तो मेरे साथ साथ बच्चे की जिंदगी भी खराब होती।
क्योंकि एक बच्चे को माँ का बाप का दोनों को प्यार चाहिए होता है। और आधी से ज्यादा औरतें, मुझे ऐसा लगता है 60% तो मैं बोल सकती हूँ श्योरली कि लेडीज इस चक्कर में ही रह रही हैं कि मैं तो बच्चे को मुंह को रह रही हूँ इस रिलेशन में, नहीं तो मैं तो इस आदमी के साथ 1 मिनट ना रहती, मैं तो बच्चे के मुंह को जी रही हूँ, नहीं तो मैं तो कब की मर चुकी होती। ये स्टेटमेंट मैंने बहुत लेडीज के मुंह से सुनी है, बचपन से ही सुनती आ रही हूँ। मम्मी की फ्रेंड्स है ना, सब अगल बगल में कितने सब्सक्राइबर्स, कितने मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं। तो बच्चा देखो एक भगवान की गॉड गिफ्ट, भगवान की बहुत बड़ी रहमत है जिनके पास बच्चे हैं। और बच्चा भी तभी प्यारा लगता है जब आपके रिलेशन में प्यार हो, घर में शांति हो, सब चीजें अच्छे से हो, नहीं तो खुद के साथ साथ उस बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद, है ना। तो बढ़िया है, जितना भगवान ने बचा लिया उतना बढ़िया है। आईवीएफ का एक ये है कि भैया आधुनिक अब चीजें बहुत सारी आ गई हैं जिनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बच्चे की जरूरत है जिंदगी में तो उनको जरूर ट्राई करना चाहिए, लेकिन मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी फील नहीं होती। और सच में, और अभी तो ये दिल से ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि बच्चा नहीं हुआ। मैं आज तक शायद मैंने इस चीज का कहीं जिक्र नहीं किया, मैंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, मैंने कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा। जिसने मुझे जहाँ कहा, कोई वैद, कोई हकीम, है ना, ये जो आया टाइप आंटीज होती हैं, वो जिसने जो कहा कि वहाँ चेक करा लो, वहाँ चेक करवा लो, मेडिकली सारा ट्रीटमेंट, फॉलिकल स्टडी होता है और एक टेस्ट होता है जिसमें ट्यूब आपकी बंद है खुली है, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, HCG कुछ नहीं, SHG कुछ ऐसा टेस्ट होता है, वो करवाया। बहुत पेनफुल प्रोसेस सारी मैंने, मतलब क्यों नहीं हो रहा बच्चा, क्यों नहीं हो रहा, कहाँ पे दिक्कत है भाई? कोई तो दिक्कत एक तो सामने आए कि ये प्रॉब्लम है, इस चीज को आप, इस प्रॉब्लम को सही करो तो बच्चा कंसीव हो जाएगा। सब ओके, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। मैं परेशान कि क्यों नहीं हो रहा, कहाँ दिक्कत है, स्ट्रेस इतनी क्यों नहीं हो रहा? कोई रिश्तेदार मिल रहा है वो पूछ रहा है बच्चा नहीं हो रहा, कोई मिल रहा कहीं, सबको ये बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। तो खुद भी मेरे को ऐसे, मैं सच बताऊं, मुझे खुद को जब मेरी शादी हुई थी ना, यही था कि मैं आराम से बेबी प्लान आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं, 4-5 साल रुक के आराम से। मेरे मन में शुरू से ये था कि ज्यादा मुझे जल्दी नहीं करनी इन सब चीजों में, लेकिन अगर इन बिटवीन नेचुरल कंसीव हो गया चलो भगवान की कृपा, जो प्रभु इच्छा। तो ऐसा भी नहीं था कि खराब करूंगी या कुछ करूंगी, पर यह था कि खुद से मुझे ऐसे कोई फोर्सफुली ट्राई नहीं करना कि मुझे बच्चा करना है, बच्चा करने वाला। तो ये लोगों ने, सोसाइटी ने, रिश्तेदारों ने चारों तरफ से ऐसा घेरा बना लिया ना मेरे, बच्चा 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 बच्चा। तो मैं अभी भी यही कहना चाहूंगी कि जिन मेरी बहनों को नहीं हो रहा कंसीव, या अभी फिलहाल नहीं है, तो भगवान की रजा में राजी रहो। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोच रखा है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता था, मैं मंदिर में इतना रोती थी भोलेनाथ के आगे, भगवान के आगे, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन अब उस क्यों का जवाब मिल रहा है। मुझे जो चाहिए वो मेरे लिए सही है नहीं, मुझे नहीं पता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जिद करता है ना, कि मम्मी पापा मुझे ये चीज दिला दो, मुझे ये चीज दिला दो। पर माँ बाप वो चीज देते हैं जिसकी उस बच्चे को जरूरत होती है। माँ बाप वो चीज देते हैं जो उनके बच्चे के लिए सही होती है। तो भोलेनाथ बैठे हैं ना ऊपर, उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं होने दिया, उन्होंने बचा लिया। तो किसी भी चीज का देखो ऐसे इतना स्ट्रेस मत लो, अगर नहीं हो रहा तो अपने आप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। टेंशन छोड़ दो सबसे पहले, जिस दिन आपने टेंशन त्याग दी ना, फ्री माइंड, सब कुछ अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। भोलेनाथ की कृपा सब घरों में बरसेगी, सबके घर में किलकारियां गूंजेंगी। जिन भी मेरी बहनों को बेबी चाहिए, धैर्य रखो, कोई ना कोई कारण होता है, पता है, कुछ अपने कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं या अभी के कर्म होते हैं। बस दिल से सबका अच्छा करो, किसी का बुरा मत सोचो। साक्षी जैन जी मुझे पूछ रही हैं, दी आर यू प्रेग्नेंट? अब मैं क्या जवाब दूं? मतलब लास्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से मैं अपने मायके में ही हूँ। मेरे हस्बैंड गाजियाबाद में हैं। क्या ये पॉसिबल है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या सेंस था इस सवाल का? कल एक कमेंट आया, भाई मैं तो हैरान हूँ लोगों को देख के। मैं जरूर जिक्र करूंगी इस बात का। और इस आईडी का नाम देखो क्या है, पाद मारो। कोई भी जेन्युइन पर्सन अपनी आईडी का ऐसा नाम रख सकता है? क्या कमेंट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेट्स फॉर योर प्रेगनेंसी। उसके नीचे कमेंट आ रहा है, बिना पति के पास गए प्रेग्नेंट हो गए। उसके नीचे कमेंट आ रहा है, हाँ यार 3 महीने होने वाले हैं इसको, 3 महीने से भी ज्यादा होने वाले हैं, शायद इसलिए मायके में है। उसके नीचे कमेंट आ रहा है, पार्टी वाले दिन आए थे जोशी जी, मतलब पापा के रिटायरमेंट पार्टी वाले दिन आए थे जोशी जी यहाँ पे। और ऐसे बहुत सारी लंबी चौड़ी लोगों के कमेंट आते रहे।
तो ये आईडी 110% एक फेक आईडी है, किसी नोन टू ने जनरेट की है या अननोन ने की है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब भी कोई ऐसे मुद्दे बनते हैं, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी होती है, चाहे वो कंट्रोवर्सी गिशी और मेरे बीच में हो, चाहे जोशी जी मेरे बीच में हो, चाहे कहीं पे भी कुछ भी हो, फेक आईडीज बननी शुरू हो जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आता, लोग इतने वेले हैं, फेक आईडी बनाते हैं, फिर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। आईडी का नाम तो देखो यार, मतलब इंसान कितनी गिरी हुई सोच का है, समझ में आ रहा है क्या है ये? क्या बोलूं मैं इसको? ये कैसा सवाल है कि आप प्रेग्नेंट हो? जोशी जी जागरण में यहाँ आए थे, मतलब जोशी जी रिटायरमेंट पार्टी में यहाँ आए थे, जागरण में यहाँ आए थे, तो ये कर्म करने के लिए आए थे। घर में जागरण था, माता रानी की जोत जग रही थी, पूरी रात हम लोग जागरण में थे, तो क्या ये सब कुछ? उससे भी बड़ी बात ब्लॉग में मैंने दिखाया था, जोशी जी और उनके वो साथ में अपने फ्रेंड को लेके आए थे। उन भैया से मैं पहली बार मिली उस रात, पहली बार जब वो यहाँ पे आए थे। वो लोग ऊपर सनाया नाया के घर में जो ऊपर वाला रूम है वहां पे सोए थे, पूरा टाइम वो लोग वहीं पे थे। घर में तो जोशी जी सोए भी नहीं है, यहाँ पे पता नहीं नहाए भी हैं कि नहाए भी वहां पे, मुझे तो इतनी जानकारी भी नहीं है कि कहाँ थे क्या थे। जागरण की बात करूं, जागरण में भी पूरी रात वो अपने दोस्त के साथ थे, अपनी मम्मा के साथ पीछे बैठे हुए थे, मेरी सासू माँ के साथ, मैं आगे बैठी हुई थी दरबार के पास। वो आपने ब्लॉग में साफ साफ चीजें देखी हुई हैं। कहीं पे भी 10-15 मिनट एक साथ हम बैठे नहीं, हमने बात नहीं की, और लोग ये ऐसे ऐसे ये कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, भैया भगवान से डरो, फेक आईडीज बनाना बंद करो, ये फालतू के काम होते हैं। अपने कर्म बिगाड़ रहे हो, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, बनाओ, मैं तो ब्लॉक करूंगी, बनाते रहो, मैं ब्लॉक कर दूँ। आप बनाओगे, इतनी मेहनत करोगे, इतनी चीजें करोगे, मुझे 1 सेकंड लगना है ब्लॉक करने में, कितनी कर चुकी हूँ और करूंगी। बनाते रहो, मेरी तरफ से तो खुली इन्विटेशन है आपको, जितना कर सको उतना करो, उतने कर्म खराब करो अपने, मेरा कुछ नहीं जाता। प्रिया जी पूछ रही हैं, आपके हस्बैंड जब गुस्से में होते हैं तो इतने अब्यूजिव पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे, आप कुछ कहती नहीं उन्हें? मैं क्या कहूँ, मैं क्या कह सकती हूँ? अब उनको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज का पता है कि मैं भी कुछ उल्टा स्टोरी में डालूंगा या पोस्ट में डालूंगा या मैं रील में डालूंगा, तो जो भी आरती के सब्सक्राइबर्स हैं वो जाके उसको कमेंट करेंगे, उसको बोलेंगे, है ना। तो सब कुछ जानते हुए, सब कुछ चीजें करते हुए, वो जान के करना चाहते हैं, वो आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख रहे हो, बस ये इतनी सी बात है। अदरवाइज कोई कुछ स्टेटस लगाए, किसी को किसी से क्या मतलब है? जोशी जी से मतलब है क्योंकि जोशी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो बात सिर्फ इतनी सी है और कुछ नहीं है। उनको अटेंशन चाहिए, आप सब लोग देते हो, और कुछ नहीं है इसके अलावा। इट्स मी दीप। मुझे ऐसा लगता है आरती की जोशी जी जब आप यहाँ मायके आ जाते हो तो शराब पीते होंगे और फोन पर आपको, आपके परिवार को, मायके वालों को बुरा बुरा बोलते होंगे या बदतमीजी से बात करते होंगे, लेकिन जब आप ससुराल होती हो तो वो शराब नहीं पीते शायद, और आपके मायके आ जाने पर वो शराब पीते होंगे और फिर फोन पे बदतमीजी करते होंगे, और यहीं से आपके मनमुटाव और झगड़े शुरू होते होंगे। क्या यही प्रॉब्लम है डियर? जवाब जरूर देना प्लीज। हाँ, कहीं ना कहीं इस चीज को भी आप प्रॉब्लम बोल सकते हो कि वो ड्रिंक करते हैं, और मुझे उनकी इस हैबिट से बहुत ज्यादा दिक्कत है, शुरू से ही रही है। इवन जब शादी का हुआ था कि भाई शादी पक्की हो रही है या मुझे देखने के लिए आए थे, तो सबके सामने ही मैंने ये चीज खुल के बोली थी कि मुझे पीने खाने वाला इंसान नहीं चाहिए, मुझे नशेड़ी आदमी से शादी नहीं करनी। अगर कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है तो भैया आप मुंह पे बोल सकते हो कि हमारा लड़का पीता है या मैं पीता हूँ। तब उस समय मेरी सासू माँ की स्टेटमेंट ये थी कि कहाँ पीता है, इसके ऊपर तो जिम्मेदारियां इतनी हैं, इसको तो पता ही नहीं दारू कैसी होती है, इसने तो कभी दारू मुंह नहीं लगाई, इसने तो कभी नहीं पी। जो मेरी सासू माँ की वर्डिंग थी कि इसके ऊपर तो जिम्मेदारियां बहुत है, अभी बड़ी बहन की शादी की है, अब छोटी की करनी है, ये तो घर की जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है, इसके पास कहाँ इतना टाइम, कहाँ इतना एक्स्ट्रा पैसा कि इन चीजों में उड़ाएगा। तो ये स्टेटमेंट थी मेरी सासू माँ की। लेकिन वहां जाके जब पता लगा तो सीन बिल्कुल उल्टा ही था, और ही कुछ चल रहा था। और पीते हैं अब तो सरेआम सबको पता ही है, तो इसमें मैं क्या ही इस चीज को छुपाऊं। और जब भी वो उल्टे सीधे गाली वाले स्टेटस लगाते हैं तो दारू वारू पी के जब फुल हो जाते हैं तभी वो लगाते हैं, अदरवाइज वो अगर सही है तो कभी भी ऐसे स्टेटस भी नहीं लगाएंगे, मुझे इतना भी पता है। और हो सकता है कि ओवर ड्रिंक कर ली, उसके बाद होश ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, पिए तो भैया उतरने में भी टाइम लगेगा, तो वो सब चीजें हैं। लास्ट भी जब आपने देखा ही था, हम लोग कहीं शादी के फंक्शन में गए थे, इनके नॉन टू में शादी थी, तो वहां पे भी हमें, मैं और मम्मी को भैया ने ड्रॉप किया था घर पे। इनको होश ही नहीं है मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। नेक्स्ट भी ये पूरी रात घर ही नहीं आए थे, अपने दोस्त के वहां वहीं सो गए थे। तो ऐसी हरकतों में कितनी गैर जिम्मेदारी दिखाई देती है, और ऐसे में मैं कहाँ सोचूं कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है एक ऐसे इंसान के साथ जो खुद को नहीं संभाल पा रहा,
क्या वो मुझे संभाले, क्या वो आने वाले समय में मेरे बच्चों को संभालेगा। और ऐसा नहीं है कि दारू पीने के बाद कोई हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, हाथापाई होता है, गाली गलौज होता है, बिल्कुल भी नहीं। दारू पीने के बाद तो बिल्कुल भोले बाबा, शांत इंसान, कोई मतलब नहीं किसी चीज से, बस अपना चुप करके सो जाएंगे। जो खाना वाना खा लिया कर लिया, कोई कभी हमारे बीच में नहीं लड़ाई हुई। लड़ाई अगर हुई तो मेरी तरफ से हुई। जैसे अगर ड्रिंक करके आ गए तो मैं उनको उल्टा बोलूंगी, मैं उनको बोलूंगी क्यों पी के आए, ये है वो है, जो हर वाइफ बोलती ही है। लेकिन पिए हुए इंसान से तुम कितनी बहसबाजी करोगे। पिछले कुछ समय के बाद अब मुझे ये चीज समझ में आई कि पिए हुए इंसान से बात करना मतलब दीवार में अपना सिर फोड़ना, क्योंकि इंसान को कुछ समझ ही नहीं आएगा। टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो अब मैं नहीं बोलती, जब ठीक है उतर गई है उसके बाद बैठ के आराम से बात करो। ये फिर वही वाली चीजें, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपके सर की कसम, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, ये नहीं वो नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जिसने भी कसम बनाई क्यों बनाई। कहते हैं झूठी कसम खाओ तो इंसान मर जाएगा, कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता मैं कितने साल पहले मर चुकी होती, शादी से पहले ही मर गई होती फिर तो मैं। कसम वाला तो सिस्टम ही मतलब को लगता है लोगों को पागल बनाने के लिए बनाया गया, कसम वाला सिस्टम। तो उनका वो चीज तो है ही दिक्कत देने वाली। और वैसे मैं बोलूँ तो देखो, एक दो पैग लगा लो, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए। मैं दारू पीना को गलत भी नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा गलत है। एंजॉयमेंट के लिए पी ली, वो उतनी पियो जितनी आपको हजम हो जाए। ये नहीं पी के आप गिरते पड़ रहे हो, आप उल्टियां मारते फिर रहे हो यहाँ वहाँ। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि हमारी एनिवर्सरी थी, कहीं गए बाहर, वहां पे ड्रिंक कर ली, घर आके फिर मैंने उल्टियां तक इनकी साफ की हैं। व्लॉग में कभी इन चीजों का मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद को शर्म आती थी बोलने में, करने में, कि भाई मेरा आदमी दारू पीता है या कुछ भी है। और उस लेवल वाले मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि इतने नशेड़ी है कि रोज दारू पीनी है, रोज चाहिए ही चाहिए, बिन पिए नींद नहीं आएगी, वैसे वाले भी नहीं है। कभी कभार जैसे दोस्त यारी में, पार्टी वार्टी में, कभी कहीं शादी ब्याह में चले गए, कोई बिजनेस मीटिंग है, कभी हो गया वाला सिस्टम है। लेकिन वो जो कभी होता है ना, वो पूरे महीने पे भारी पड़ जाता है। वो पूरे 2 महीने पे एक बार पीनी है, इतनी पीनी है कि पूरी पीछे की कसर कर देनी है क्लियर। और जिसमें कि डॉक्टर ने साफ साफ मना किया हुआ है कि ड्रिंक नहीं करनी। मेन दिक्कत ये है कि डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ड्रिंक नहीं करनी, और ये बाज नहीं आ रहे हरकतों से। आगे अगर फर्दर फ्यूचर में भी कुछ चीजें हमें खुद के लिए अच्छी सोचनी है, करनी है, तो उसमें जब तक आपकी अंतरात्मा नहीं राजी इस चीज के लिए, जब डॉक्टर ने आपको साफ साफ वर्ड्स में बोल दिया है कि भैया अगर आप चाहते हो कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो, सब चीजें सही रहे, तो आपको ड्रिंक त्यागनी पड़ेगी। लेकिन ये महाराज जी इस चीज के लिए राजी नहीं है, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी सही तरीके से कभी भी जीवन में। हेल्दी रिश्ते के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को जो चीजें नहीं पसंद उन चीजों का त्याग करो। इन चीजों के बारे में सिर्फ मेरी माँ जानती है कि मैंने खुद को कितना बदला है शादी के बाद। वो लड़की जो कुछ घर में कर ही नहीं रही है, वो दूसरा घर पूरा प्रॉपर संभाल रही है, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से जोशी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चली हूँ हमेशा। कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा। एकदम से उन्होंने जॉब छोड़ दी कि खुद का बिजनेस शुरू करना है, वहां पे उनको सपोर्ट किया। घर का खर्चा, बाहर का खर्चा, कभी किसी चीज में मैंने उनको अकेला छोड़ा हो मतलब ही नहीं है। शुरू से ही, शादी से पहले से भी इवन मैंने उनकी हेल्प की। शायद वो मेरी गलती थी, वो मुझे सभी लोग बोलते हैं कि तेरी गलती थी, तूने बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया, तेरा बनता नहीं था इतना करना जितना तूने कर दिया, तूने ज्यादा कर दिया ना, इसलिए चीजें खराब हो रही है, इसलिए तेरे सिर पे चढ़ के सब नाच रहे हैं। अब भगवान जाने असली कारण क्या है क्या नहीं है, पर ये भी एक कारण है कि मैंने हद से ज्यादा ही रिश्तों में कुछ कर दिया, उतना मेरा बनता नहीं था करना जितना मैं कर चुकी हूँ। निधि सैनी जी पूछ रही है, दी पूछना बस इतना था कि जब आप ससुराल में रहते हो तो सब नॉर्मल रहता है, फिर आप यहाँ ऑपरेशन करवाने आते हो तब तक भी सब ठीक रहता है, अनिल जी का भी, बट उसके बाद ऐसा क्या हो गया जो आप फिर उस जगह आ गई जहां आप पहले थी। आप एक पल कहते हो कि जोशी जी बहुत प्यार करते हैं, ये वो, देन आप बोलते हो कि मेरी जैसी किस्मत किसी को ना मिले। आई नो ससुराल वाले चाहे जितने भी जैसे भी हों फर्क नहीं पड़ता, हस्बैंड अच्छा होना चाहिए। इट्स मीन आपको जोशी जी से दिक्कत है। प्लीज अगर आप ससुराल जा रहे हो तो किसी से कुछ उम्मीद मत रखना। मुझे ये लगता है कि आपको ड्रिंक वगैरह नहीं पसंद, जोशी जी पी के आते हैं तभी से आपकी लड़ाई होने लगती है। तो देखो, उम्मीद तो मुझे कभी भी किसी से भी नहीं थी। आप जो ये चीज कह रहे हो कि आप अब अगर ससुराल जाओगे तो किसी से उम्मीद मत रखना, तो उम्मीद तो मैंने डे 1 पे ही छोड़ दी थी, क्योंकि चीजें मेरे सामने 1 बाय 1 आनी शुरू हो गई थी। और मुझे शादी की शुरुआत में ही ऐसा लग गया था कि ये चीजें गलत हो गई। शादी की शुरुआत में क्या, शादी से पहले ही मैंने तो बोल दिया था मम्मी पापा को कि मुझे शादी नहीं करनी प्लीज। लेकिन तब तक पैलेस बुक हो चुका था, बहुत सारी चीजें बुक हो चुकी थी, और शादी के कार्ड वगैरह भी छपने के लिए चले गए थे। पापा बोले अब मैंने जुबान दे दी, अब कुछ नहीं हो सकता।
एक होता है ना आभास पहले हो जाता है चीजों का कि चीजें गलत हो रही है। इवन जब तक शादी नहीं हुई तब तक जोशी जी खुद डाउट में थे कि आरती मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी। इनको खुद को ऐसा था कि शादी होती है कि नहीं होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो देखो अच्छा भला सब कुछ चल रहा था या मैंने आपको बताया ही नहीं कभी। मैं ये कह सकती हूँ कि चीजें ऑफ कैमरा बहुत बुरी बुरी भी हुई हैं, बहुत बुरी बुरी। ऐसा भी लड़ाई झगड़ा अति लेवल वाला। उसके बाद फिर मैं रो धो के मुंह साफ करके मेकअप करके फिर मैं नॉर्मल व्लॉग बना रही हूँ। मैं रसोई में खाना बना रही हूँ, सबके लिए सारा काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन आपके सामने जाहिर नहीं कर रही कि मेरे साथ एक्चुअल जीवन में हो क्या रहा है। और ये चीज मैं बोलूं तो 98% महिलाएं ऐसा ही जीवन काट रही हैं। और उसका कारण कहीं ना कहीं एक बड़ा ये भी था कि व्लॉग भैया मेरे मम्मी पापा भी देखते हैं, मुझे मम्मी पापा को टेंशन में नहीं डालना था। दूसरी बात समाज कि भैया ये ऐसे दिखा रही है। कुछ लोग ऐसे कि हमने ससुराल वालों की, कितने लोग अपने ससुराल वालों की बुराई कर दी, अपने ससुराल वालों की बुराई कर दी। भाई मैंने तो दिखाया ही कुछ नहीं, मैं तो छुपाते छुपाते ही मर गई। मैंने जो छुपाया है ना वही मैंने गलत किया, सच बताऊं तो। जो चीजें मैंने खुल के नहीं रखी सबके सामने, ऑन द स्पॉट बता देती ना, देखो अब ये हो रहा है, अभी आदमी मुझे ऐसा बोल रहा है, अब हमारी ऐसे लड़ाई हो रही है, इसने मेरी माँ को गाली बक दी, या इसने ऐसा बोल दिया, मेरी नंदों ने ये कर दिया, मेरे देवर ने कर दिया, मेरी सास ने कर दिया। वो चीजें ऑन कैमरे उनके सबके सामने फेस पे कैमरे लगा लगा के बोलती ना, तो शायद तब मैं सही रहती है ना। मैंने सब चीजें छुपाई नहीं। मेरी सास बहुत अच्छी, मेरी नंदे बहुत अच्छी, मेरा देवर बहुत अच्छा, मेरा पति बहुत अच्छा, अच्छा 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 करते करते आज मैं ही इतनी बुरी बन गई हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं है। सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं चीजों की। पर अभी भी अगर चुप रही तो फिर चुप ही रह जाऊंगी, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं बोलने के लिए आगे के लिए भी। और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज ऐसे आए हुए हैं, है ना। काव्या जी पूछ रही हैं आपके हस्बैंड गिरगिट की जैसे रंग क्यों बदलते हैं, कभी प्यार तो कभी अजीब होते हैं। मैं सही बता रही हूँ, 6 साल हो गए, 7 साल हो जाएंगे इस नवंबर में शादी को। मैं खुद नहीं समझ पाई उनको, कभी इतना प्यार जताएंगे, कभी इतना गुस्सा, इतना ऐसा अजीब सा रवैया नहीं आता समझ में। कमेंट से जोशी जी को लेकर ही है कि रिसेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका क्या डिसीजन है, आप ससुराल जाओगे नहीं जाओगे, आपका रवैया, आपके लिए आपके ससुराल वालों का रवैया कैसा था, क्या था। ससुराल वालों का रवैया देखो, ससुराल कभी भी मायका नहीं बन सकता, ये तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कितना भी कर लो वो चीजें नहीं हो पाती। दुख तब लगता था कि मैं सबके लिए दिल से कर रही हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अगर कहीं मैं प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जोशी जी कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ अपशब्द यूज कर रहे हैं, कुछ भी है, तो मेरी स्पॉट में मुझे कोई नहीं दिखाई देता था, कोई भी नहीं है। अकेले लड़ो मरो, कमरे में रोते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। जब मेरी शादी हुई मेरे को ऐसा हो गया मैं बंद हूँ एक कमरे में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत परेशान हो गई, इतना ऐसा डिप्रेशन में मैं चली गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कहाँ बंद हो गई हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ जीरो हो गई है बिल्कुल। कहाँ इतनी आजादी में रहने वाली लड़की, कहाँ छोटे से कमरे में बंद। घर के सामने अगर बालकनी में चले भी जाओ तो कबूतर उड़ते हुए दिख रहे हैं, सामने एक फैक्ट्री सी थी, कुछ नहीं, कोई इंसान नहीं दिखता था वहां पे। इतनी परेशान हो गई। छत पे जाना भी बहुत बड़ा युद्ध था, नहीं छत में नहीं जाना, भी नई नई शादी हुई है, छत में नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं जाना, जोशी जी कहीं लेके नहीं जाते थे। बस घर में खाना बना रही हूँ, खाना बनाते कभी हाथ जल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, नई नई चीजें, बहुत सारी चीजें टॉलरेट की, बहुत परेशान रही, बहुत परेशान रही। इतने डिप्रेशन में हो गई, चीजें मैंने कभी ऑन कैमरा बोली नहीं। मैंने खुद को खत्म करने तक की कोशिश की, 2 से 3 बार मैंने अटेम्प्ट किया, लेकिन हमेशा कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। एक भोलेनाथ का एक इशारा ही मानो कि कोई ना कोई आ जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि हर बार मैं बच गई, हर बार मैं बच गई। मैंने अपनी तरफ से 110% दिया, लेकिन मैं हर बार बच गई। बहुत सारी बहनें जो मेरे ब्लॉग को देख रही हैं इन चीजों में फंसी हुई हैं, है ना। तो जिंदगी बहुत हसीन है, अगर ये नहीं तो कुछ और नहीं तो और कुछ और। जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। भोलेनाथ ने तब बचाया, आज यहाँ बैठी हूँ, है ना, आप सबके सामने बोल रही हूँ। कोई कारण है कि आप पैदा हुए, इस धरती पे आए हो, उस मोटिव को समझो। नहीं समझ पा रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है, चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, लेकिन खुद को खत्म करना सबसे बड़ी बेवकूफी है जीवन की। कभी भी ऐसा गलती से सोचना भी मत कि अब जिंदगी खत्म हो गई, कभी खत्म नहीं होती जिंदगी, फिर चलेगी, दूसरे मोड़ पे चलेगी, लेकिन चलेगी, कभी जिंदगी खत्म नहीं होती। बहुत चीजें टॉलरेट की, फिर ऐसा लगता था मुझे कि शायद ससुराल ऐसा ही होता होगा,
नई नई शादी थी, मैं घर पे भी कुछ नहीं बताती थी, ना मम्मी को ना पापा को, किसी को कुछ नहीं बोलती थी, चुप करके अपना रोते रहना, करते रहना, का फोन आना, नॉर्मली बात करना, सब चीजें है ना। इसी बीच में बड़े भैया ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि तू अपना चैनल शुरू कर, तू अपना चैनल शुरू कर। बंद कमरे से ही चैनल शुरू किया था, आपके अगर ध्यान में होगा तो। एक दीवार थी पीछे, उसके सामने बैठ के व्लॉग बनाती थी, बोलती रहती थी, जो मन में होगा बोलती रहती थी। तो थोड़ा ऐसा हो गया कि बिजी हूँ कहीं पे, जीरो नहीं हूँ, जीरो से कुछ था तो है नहीं, जीरो पे तो थी ऑलरेडी। ये था कि माइनस में थोड़ा जाऊंगी, जॉब करने नहीं दे रहे थे। तो ऐसे ऐसे करते करते चैनल शुरू हुआ। आज चलो 70,000 प्लस हमारा यूट्यूब चैनल में आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी जरूरी होती है, अपने जीवन को एक दिशा देनी जरूरी होती है। फिर बीच में बहुत ज्यादा इस चीज पे भी हंगामा हुआ कि चैनल बंद करो, चैनल बंद करो। जब मैंने एक बार व्लॉग डाल दिया था कि मेरे को ताला लगाया जा रहा है घर के अंदर, मेरे को घर के अंदर ताला मार देते थे, कहीं बाहर नहीं जाना करके। मेरी सासू मेरी नंदे बाहर जाती थी, मुझे बाहर से ताला मार देती थी, मैं घर के अंदर ही रहती थी। बहुत चीजें टॉलरेट की, पता नहीं किस जमाने का क्या क्या था। ये तो गाजियाबाद वाले घर में आने के बाद चीजें इतनी सॉल्व हुई हैं कि मैं बाहर निकलना मैंने शुरू किया लवी की मम्मी के साथ। क्योंकि इन चीजों पे भी पहले लड़ाई हुई, उस आजादी के लिए भी बहुत मुद्दे हुए। वो व्लॉग मेरा डिलीट करवा दिया गया था जो मैंने डाला था। गिशी से बात हुई थी फोन पे, पर गिशी ने यही बोला व्लॉग आते डिलीट कर देगी, शर्त ये है कि वो बाहर जाएगी, उसकी भी अपनी जिंदगी है भैया, अंदर नहीं बैठी रहेगी वो। बहुत मुश्किल से वो आजादी पाई मैंने कि मैं बाहर घर से निकल रही हूँ। वो भी बहुत बड़ा एक युद्ध था मेरे लिए, जंग थी मेरे लिए। इतना टाइम मैंने निकाल दिया इसी उम्मीद में कि शायद अब जोशी जी सुधरे, अब जोशी जी सुधरे, अब चीजें सही होंगी, अब चीजें सही होंगी। मतलब मेरे ससुराल परिवार में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो गई। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि क्या कभी आपके और जोशी जी के बीच में हाथापाई हुई है? बहुत बार हुई है, एक बार नहीं 1000 बार हुई है। कुछ कमेंट्स आपके ऐसे भी आ रहे थे कि जोशी जी गाली गलोच वाली स्टोरीज तो लगा रहे हैं, क्या एक्चुअल में रियल लाइफ में भी जोशी जी गालियां देते हैं? गालियां देते हैं, बिल्कुल देते हैं जी। जब स्टोरी पे लगाना इतनी नॉर्मल बात है उनके लिए गालियां, तो आपको लगता है कि वो गालियां नहीं देते होंगे? इतनी गंदी गंदी गालियां कि कानों में से खून निकलने लग जाए। गालियां एक्चुअल में मैंने सुनी ही अपने ससुराल में जाकर है। उससे पहले मुझे नहीं पता था गालियां क्या होती है, क्योंकि मेरे घर का माहौल आपने देखा है, या भक्ति वाले लोग हैं, या कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। असल में जो गाली गलोच है वो मैंने सुनी ही जाके मेरे ससुराल में कि अच्छा ऐसी ऐसी गालियां भी होती हैं। कितनी गालियों के तो मतलब ही पता नहीं थे। मेरी छोटी नंद ने बताया मुझे गालियों के मतलब, भाभी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। मतलब ये गालियां दे रहे हैं, मुझे मतलब ही नहीं पता कि क्या क्या मतलब है इस चीज का करके। और मायका फैमिली को बोलना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात, बहुत ही नॉर्मल सी बात। तेरी माँ ने सिखा दिया, तेरी माँ ने ये कर दिया, तेरा ये, तेरा भाई, तेरी भाभी, इवन रिद्धि, मन्नू, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। जब शुरू हो जाए एक बार चीजें तो फिर वो चल रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ चल रही है। और ये चीजें आज ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि हाँ ये सच्चाई है जीवन की, ये सब चीजें हुई हैं। उस समय इतनी एज ही क्या थी, 22-23 साल में तो शादी हो गई थी मेरी। कोई इतनी मुझे जानकारी नहीं थी क्या है कैसे है करके। पर फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं यार अब ओवर हो रहा है, अब चीजें हद से ज्यादा हो रही है। जब सहन करने की शक्ति खत्म हो गई ना, तब घर में बताना शुरू किया। और जब मैं टूट गई, तकरीबन 3 साल पहले मैंने घर वालों के सामने सब चीजें खोल के रखी। उससे पहले मैंने कुछ नहीं बताया था। जब मुझे पता लगा कि जोशी जी को कुछ इतनी गंदी आदतें हैं जो कोई भी शादीशुदा औरत टॉलरेट नहीं कर सकती। और अभी भी रिसेंट भी मुझे उनके बारे में कुछ चीज़ें पता लगी हैं, पर वो चीज़ें 50-50 हैं। अभी उन चीज़ों के बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ। मेन जो बात है वो ये है कि मुझे किसी ने बताया है, और जिसने बताया बहुत नज़दीकी इंसान है, तो मैं उसकी बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकती। और जो चीज़ें मुझे बताई गई हैं उन चीज़ों पे भी तहकीकात चल रही है। अगर वो तहकीकात में जोशी जी गलत निकलते हैं कि हाँ जोशी जी गलत है, ये चीज़ सच है, तो इस रिश्ते का कहीं से कहीं तक कोई हाथ पैर नहीं कि रिश्ता बच जाए। कमेंट्स आ रहे हैं कि फिलहाल आपकी जीजू से बात हो रही है, तो फिलहाल मेरी इनसे कोई बात नहीं हो रही है। लास्ट अभी कुछ दिन पहले मेरी सासू माँ का फोन आया था, तो उस समय पे भी मैंने उनके साथ चीजें सारी क्लियर कट मैंने उनसे बात की है कि मम्मी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आपको पता है आपका बेटा गलत है, डे 1 से आपने उनका साथ दिया। अगर नहीं देते तो शायद आज ये हालात ना होते, इस हालात में हम लोग ना होते। अगर आप मेरा साथ देती तो हम दोनों सास बहू मिलके जोशी जी को सुधार सकती थी, लेकिन आपने हमेशा गलती में भी अपने बेटे का साथ दिया, अपनी बेटियों का साथ दिया, तब आज ये जो सिचुएशन, ये सब चीजें क्रिएट हो रखी हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं आपका ऑपरेशन हुआ, ये सब चीजें हुई कि आपकी नंदों का फोन आया, आपके देवर का फोन आया, किसी का फोन नहीं आया, कोई फोन नहीं आया। क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां बहुत हुई हैं, चारों तरफ से गलतियां हुई हैं। सबने ही मेरा दिल इतना तोड़ रखा है ना, मैं क्या ही बोल दूं। अब अपने अपने ससुराल में वो बैठे हैं, उनके ससुराल वाले भी व्लॉग देखते हैं, तो मुझे एक खुल के बोलने में भी ना मुझे खुद को शर्म लगती है कि मैं क्या बोलूं इन चीज़ों के बारे में। लेकिन बहुत गलत हुआ जो भी हुआ।
और अभी रिसेंट जोशी जी से फिलहाल मेरी कोई बातचीत नहीं हो रही है। जोशी जी, मैं ये नहीं बोलूँगी वो कोशिश नहीं कर रहे, उन्होंने सॉरी भी फील की है, वो बात करना चाहते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही अभी फिलहाल कि मैं उनसे बात करूं या चीज़ें क्या करूं। मैं खुद फंसी बैठी हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑन कैमरा चीज़ें सब सही दिखती हैं, बिल्कुल सही दिखती हैं, क्योंकि वो सही चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। मैंने गलत आपको कभी दिखाया ही नहीं, सब कुछ सही सही दिखाया, सही सही बताया। तो जैसा मैंने दिखाया वैसा आपने माना, तो आपको चीज़ों का पता ही नहीं है, तो आप तो फंसो गई बीच में कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, चीज़ें सही है कि गलत है, क्या सही है क्या गलत है। तो भी लास्ट जब जोशी जी जागरण में आए थे तब तक चीज़ें, तब भी मैं ये नहीं बोल सकती कि चीज़ें बिल्कुल सही थी। उससे पहले भी इनका ड्रिंक का ही सीन चल रहा था, जो मुझे पसंद नहीं है, ये दोस्ती यारी में बैठना करना। और इनके दोस्त भी कोई इनकी एज के नहीं है, मैं बोलूँ इनके उम्र के हैं, वो 50-50 60-60 साल के इनके दोस्त हैं, बाल बच्चों वाले, नाती पोते वाले इनके दोस्त हैं। उनकी फैमिली सेट है भैया, हमारी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई। तुम कहाँ किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, कहाँ तुम जा रहे हो, क्या तुम कर रहे हो। जब अपने आप खुद अपने सोच ही लिया है कि सब कुछ खराब करना है, बिगाड़ना है, तो इंसान जब होता है ना कि गलत राह पे चले, तो फिर वो अच्छे से ही चलता है, फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, जब तक वो सब कुछ अपने हाथ से तबाह नहीं कर लेता। जितना मैं समझा सकती थी उतना मैंने उनको समझाया। इवन जागरण वाली रात भी ये लोग गाड़ी में ड्रिंक कर रहे थे, ऐसा मुझे बताया मेरे नेबर्स ने, जिन्होंने देखा। सबको पता है कि आरती का पति है, जमाई आ रखे हैं यहाँ पे करके। बताने वाले ये भी बता रहा है, मुझे नहीं पता ये बात सच है, कितनी सच है कितनी झूठ है, वो जाने, उनकी अंतरात्मा जाने। लेकिन ये भी मुझे पता लगा कि जागरण वाली रात भी वो ड्रिंक कर रहे थे गाड़ी में अपने दोस्त के साथ, जो उनके फ्रेंड आए थे उनके साथ बैठ के। और जागरण माता रानी की चौकी है, जोत जग रही है, तुम ये हरकतें यहाँ पे भी आके कर रहे, तो बहुत शर्म की बात है अगर इस बात में सच्चाई है तो। इसके अलावा महीना हो गया तकरीबन, रात को मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आया और ड्रिंक कर रखी थी, धूत थे, पूरे होश में ही नहीं थे, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं पता नहीं। मम्मी से बात कर रहे थे पर मम्मी को उनकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि क्लियर बोल नहीं पा रहे थे। और मम्मी का भी थोड़ा सा हो गया एज के साथ ना, थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है उनको। तो मम्मी ने फ़ोन मेरे कान पे लगा दिया कि फ़ोन आया जमाई जी का, क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू सुन। मैंने बात की तो वो जो बातें मेरे को बोलने में भी शर्म आएगी भाई, बड़ी गंदी उनकी लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे। और उनको ये समझ में नहीं आया कि वो बात मम्मी से कर रहे हैं कि मुझसे कर रहे हैं। इतनी पी रखी है कि अपनी बीवी की आवाज़ ही पहचान में नहीं आ रही है उनको। तो उनसे पी रखी थी, मैं क्या बात करती। मेरे को भी गुस्सा चढ़ गया, 2-4 गालियां मैंने भी दे दी यहाँ से। उसके बाद मैंने फ़ोन काटा, फ़ोन काट के मैंने फ़ोन किया मेरी सासू माँ को, जो मैंने आपको लास्ट बताया कि मेरे मम्मी से सारी बातचीत क्लियर की कि मम्मी ये सब चीज़ें चल रही हैं जोशी जी की, अब तुम बताओ ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर पहले से ही चीज़ों पे लगाम लगाई जाती तो आज चीज़ें इस हद तक ना बढ़ती। तो मम्मी से सब चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट की। उसके बाद में मेरी जोशी जी से बात हुई, तो फिर मैंने उनको ये बोला कि आप उस हद तक तो पियो कम से कम, कि आपको कम से कम ये होश रहे मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ लिमिट होकर आप बात कैसे कर सकते हो, आपकी हिम्मत कैसी हुई। अगर आपको बात करनी है, मैसेज आप मुझे करते हो, कॉल आप मुझे करते हैं, आप मेरी मम्मी से बात क्यों करते हो। भाई उनसे तो मैं चीज़ें वैसे छुपाती हूँ, वो टेंशन ले लेते हैं, उनका बीपी शुगर बढ़ जाता है, उनके सामने तो मैं वैसे किसी चीज़ का जिक्र नहीं करती। और ये महाराज जी मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोल रहे हैं, जी ऐसा है जी, ऐसा है जी, ऐसा है जी। और फिर मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा आप मम्मी को फ़ोन करो, मम्मी से सॉरी फील करो, आपने गलती की है। हाँ मैं फ़ोन करूँगा। और वो दिन आज का दिन, आज तक वो फ़ोन नहीं आया, क्योंकि ईगो बहुत बड़ी है ना। पहले हम गलती करते हैं, उसके बाद हमें सॉरी मांगने में शर्म आती है। हमें दारू पीते हुए शर्म नहीं आती, हमें उल्टा सीधा बोलते हुए, गाली गलौज करते हुए शर्म नहीं आती। हमें ये नहीं पता है कि हमारी माँ कौन है, हमारी सास कौन है, हमारा पापा कौन है। एक पल में आप गाली गलौज कर रहे हो इतनी, दूसरे पल में भी फादर्स डे कल ही था, कल पापा के साथ स्टोरी लगा रखी थी इंस्टा पे। मुझे समझ, मैं बोल रही हूँ 7 साल हो गए, मुझे इंसान ही समझ में नहीं आया कि करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब अगर सॉरी फील कर भी लेते हैं, मुद्दा ये नहीं है कि मम्मी से सॉरी फील करना है या ना करना। माँ तो माँ है, बच्चा है, गलती होगी माफ कर ही देंगी, वो तो मुझे पता है। लेकिन अब बात ये है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है जीवन में कहीं पे भी। सुबह उठते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं। आपने ब्लॉग में चीज़ें देखी हुई है, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हो। सुबह जाते हैं ऑफिस, पूरा दिन घर का काम वाम, व्लॉग एडिट करना है, सब चीज़ें मैं अपना कर रही हूँ। शाम को वेट होता है जोशी जी घर वापस आएंगे, घर वापस आएंगे, इनको खाना खिला रही हूँ, खाना फ़ोन देखते देखते ये खाना खाएंगे। उसके बाद मैं बर्तनों की सफाई करूँगी। कितनी बार मेरे रूम में आने तक सो चुके होते हैं। ठीक है, अगर जाग रहे हैं तो भी फ़ोन में ही लगे हुए हैं। कहीं बाहर आउटिंग का कोई मतलब नहीं है, किसी ट्रिप का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों के साथ जाना, 1 सेकंड में प्लान बन रहा है जी, निकल गए, सामान उठाया निकल गए।
बीवी के साथ कहीं जाना है तो मौत पड़ने वाले हालात हो जाते हैं कि हाय जाना पड़ेगा, बहुत बड़ी विपदा। लोग इंजॉय करते हैं इस चीज को कि दोस्तों की जरूरत ही नहीं होती। दोस्तों के साथ कौन ट्रिप, क्या ट्रिप, कभी कभार ठीक है भाई, तुम्हें टाइम चाहिए, समझ में आता है, मैं देती भी हूँ टाइम, ऐसा नहीं है कि तुम्हें दोस्तों के साथ टाइम नहीं मिल रहा। मैं कहूँ मुझे भी तो टाइम चाहिए। बड़ी मुश्किल से एक दिन निकाला मूवी देखने के लिए, उसमें भी इनके दोस्त साथ में गए थे, आशीष देवर जी साथ में गए थे। आपने सब चीजें देखी हुई हैं। ना टाइम है, ना रिस्पेक्ट है, ना लॉयल्टी है, कुछ भी नहीं है इस रिश्ते में। जो मैंने शादी की डेफिनेशन आपको बताई, उस डेफिनेशन में से इस रिश्ते में कोई एक चीज भी नहीं है। जब तक सहन कर पाई मैंने सहन किया, सब चीजें सही करने की मैंने कोशिश भी की, लेकिन अब चीजें मेरे ही हाथ से बाहर है, मेरी ही समझ से बाहर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीजें क्या है, क्यों है, किस लिए है, और मेरे साथ ही क्यों हुआ ये सब कुछ। इतना सब तन मन धन सब इस रिश्ते पे, इस परिवार पे न्यौछावर करने के बावजूद आज मुझे ये चीजें झेलनी पड़ रही हैं। इससे ज्यादा एक औरत क्या ही कर देगी अपने ससुराल परिवार के लिए, क्या ही कर देगी अपने पति के लिए। जो जिम्मेदारियां मैंने निभाई हैं, जो काम मैंने किए हैं, क्या वो फर्ज एक बीवी के थे, क्या वो फर्ज एक बहू के थे, क्या वो फर्ज एक भाभी के थे। मेरा ससुराल परिवार अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखे कि कहाँ पे मैंने किसका बुरा किया, कहाँ पे मैंने उनको सपोर्ट नहीं की। चाहे बात नंदों की हो, उनके ससुराल में जाकर तक मैं उनके हक के लिए लड़के आई हूँ। ऑन कैमरा कभी मैंने जिक्र नहीं किया इन चीजों का। मैं वो भाभी हूँ जो इनको भी साथ में लेके गई, सासू माँ को भी साथ में लेके गई। चीजें से कई ये ना हो कि कल को भैया मेरे पापा नहीं, मेरे पापा होते तो ये होता, मेरे पापा होते। मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा, किसी को अकेला नहीं छोड़ा। चाहे बात देवर की हो, उसकी बुरी आदतों की हो, उसको सुधारने की हो। ऑफ कैमरा बहुत सारी चीजें हुई जिनका मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया अपने ब्लॉग्स में। इज्जत, ससुराल की इज्जत, ससुराल परिवार, मेरा घर। मैंने तो मेरा समझा, आपने मुझे मेरा समझा? कभी भी नहीं समझा। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी सी है, जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। और इन बातों के बारे में मैंने बस आज जो बात करनी थी, जितनी बात करनी थी, कर ली। इसके बाद मैं इन चीज़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगी कि अब जोशी जी का मेरा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मैं ससुराल कब जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मुझे खुद भी नहीं पता। जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, सारी उम्र यहीं रहूंगी। और अगर यहाँ रहूंगी तो इतना पक्का है कि मम्मी पापा के सिर पे बोझ बन के तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। अपना घर लूंगी, अपना आराम से रहूंगी, और चीज़ें आने वाले टाइम में आपको सब दिखाई देंगी, जो भी होगा। क्योंकि मेरा सोचा हुआ हो जाएगा ये तो मैं मानती नहीं, क्योंकि भगवान की प्लानिंग कुछ और ही होती है। जो हम सोचते हैं वो तो कभी भी नहीं होता। व्लॉगिंग मैंने कभी भी नहीं सोची थी मैं करूंगी, मैंने व्लॉगिंग को नहीं चुना, व्लॉगिंग ने मुझे चुना। लेकिन जो भी भगवान ने किया, जो भी मुझे मिला, वो सबसे दी बेस्ट है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई मैंने, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ अब कि जोशी जी के बारे में, मेरी ससुराल फैमिली के बारे में या गाजियाबाद के बारे में अब मुझसे फर्दर कोई सवाल मत पूछना कि आप कब जा रही हो गाजियाबाद, आप कब तक रहोगी मायके। जब तक मेरा मन करेगा मैं तब तक रहूंगी, कब तक रहूंगी मुझे खुद भी नहीं पता। आने वाले टाइम में मैं कोई बिजनेस करूंगी या मैं कोई जॉब करूंगी, मुझे ये भी नहीं पता। जो भी होगा, जैसा भी होगा, व्लॉग्स में आपको दिखाई देगा। तो साथ में बने रहिए, प्यार बनाए रखिए। मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ और आप सबको मैं यही बोलती हूँ कि बहुत टफ टाइम है लाइफ का, तो हो सके प्यार दीजिए, हो सके सपोर्ट दीजिए। नहीं हो रहा तो कुछ मत कीजिए, लेकिन प्लीज उल्टे सीधे कमेंट करके मेरा मेंटल पीस खराब मत करना। इस वीडियो के एंड में मैं अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को बस एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर हम इस धरती पे आए हैं तो किसी कारण से ही भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, और अपनी उपस्थिति को हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया याद करे कि कोई दुनिया पे आई थी। माँ बाप का नाम रोशन करना है, भाई बहनों का नाम रोशन करना है, किसी के लिए नहीं करना तो खुद के लिए करना है, और हम सब कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, जरूरी है। आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, गलत को गलत, सही को सही बोलो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, उसके बाद बाकी दुनियादारी जो सोचे धक्का दो, सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुश होने चाहिए हो। एक ऐसा रिश्ता जो आपको दुख ही दुख दे रहा है, एक ऐसा रिश्ता जो आपको स्ट्रेस ही स्ट्रेस दे रहा है, वो कैसे आपके लिए सही हो सकता है? बाहर निकलो, खुद को पहचानो, खुद को जानो। और भड़का नहीं रही हूँ किसी को ये मत सोचना कि खुद मायके में बैठी है तो बाकियों को भड़का रही है, ऐसा नहीं है।
खुद के लिए स्टैंड लो। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो सहो मत। बस इतने कहना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे।